हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास तक हमने बात करी थी दोनों कर्व के बीच की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी दो कर्व दे रखे होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस जिसको बोलते हैं या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस, वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हमने बात बताई थी। दूसरी बात हमने वहाँ पर करी थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज्योमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया कि भी स्ट्रेट लाइन, अगर दोनों कर्व में से एक कर्व स्ट्रेट लाइन हो तो अपना क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ये करते हैं कि भाई जो कॉमन नॉर्मल होगा दोनों का, जो दोनों का कॉमन नॉर्मल होगा उसके अलोंग हमको लेना होता है मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अब हमने क्या देखा कि भाई कॉमन नॉर्मल के लिए हमको दोनों के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा, पहले पर और दूसरे पर, और फिर इसके पहले पॉइंट के लिए पहले कर्व का नॉर्मल और दूसरे पॉइंट के लिए दूसरे कर्व का नॉर्मल। तो वो जो नॉर्मल है दोनों को हमको कंपेयर करा के दोनों पैरामीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये अपना मेन कॉन्सेप्ट था। बट हमने देखा कि जब टेंजेंट मतलब एक जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, दोनों कर्व में से कोई एक कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो ये हमको पता चल जाता है कि दूसरा वाला नॉर्मल है उसकी स्लोप कितनी होगी, ये हम पहले से ही बता सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, दूसरे वाले कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिसके ऊपर टेंजेंट की स्लोप अपनी लाइन के पैरेलल हो, उसके बराबर हो, तो अपन आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या था कि दोनों कर्व में से एक कर्व अगर हो जाए सर्कल तो थोड़ी हेल्प हमको मिल सकती है, क्योंकि सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका हर एक नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। तो अगर सेंटर से पास करता है तो हम क्या कह सकते हैं, कम से कम हमको सर्कल वाला नॉर्मल नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा हम किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल निकालेंगे दूसरे कर्व के लिए और उसको पास करवा देंगे सर्कल के सेंटर से, तो अपना क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में हमको हमेशा ही चेक करना पड़ता है कि ये मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है क्या या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि अगर कर्व आपने पैराबोला ले रखा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो आप जानते हैं फिर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। सर्कल के केस में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही डिस्टेंस पॉसिबल होती हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो पहला एक क्वेश्चन आपको याद होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे में आपने किया था कि y इज इक्वल्स टू 8x² और x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसके बारे में बताइए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो आपने क्या देखा कि सर कोई बात नहीं है, ये कर्व हो गया। अगर आप रफली इसका डायग्राम बनाओ, सबसे पहले आप ये देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये लाइन इसको कट कर गई, मान लीजिए लाइन इस पैराबोला को मान लीजिए इस तरीके से कट कर गई, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो निकालना ही नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस 0 होगी क्योंकि ये कट ही करके चला गया। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच की 0 है। तो ये जब आप चेक करोगे, इसको इसके साथ चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये लाइन इसको कट नहीं कर रही है। कैसे पता चलता है ये भी आपको याद होगा। कैसे पता चलता है, सॉल्व करा दीजिए दोनों को। तो दोनों को आप यहाँ से y निकाल के इसमें सॉल्व करा दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखिए, तो x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 8x² और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 40x² माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 40x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 या प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो, क्लियरली आप देख सकते हो कि b² माइनस 4ac यानी d का वैल्यू कैसा है, लेस देन 0। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब ये लाइन इसको कट ना करे। अच्छा, डायग्राम में देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि पैराबोला का डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो पैराबोला का डायग्राम है, y इज इक्वल्स टू 8x²। ठीक है, ऐसा ही बनता है। दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन की बात करो तो स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव आएगा और x इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, तो मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी कुछ इस तरीके से, लाइन जो कट नहीं करेगी। क्लियर है, बहुत आसानी से ऐसा कर सकते। चलिए, अपन को तो ये सब नहीं देखना था, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है। अपन को तो बस इतना देखना है कि ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी। यहाँ पे लग रही है कि कहीं यहाँ पे आ जाएगी। वैसे डायग्राम तो कैसा भी हम बना सकते हैं, डायग्राम से कभी अंदाजा नहीं लगाना है कि ये वाली आएगी। तो कैसे करें, बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले एक पॉइंट अज्यूम कर लिया पैराबोला के ऊपर,
तो इस पैराबोला पे कर्व, इस पैराबोला पे पॉइंट अज्यूम करना शायद सबको आता है। वो क्या होता है 2at, at²। शायद मैंने सही किया है, नहीं सही किया है तो आप देख सकते हो, इधर रख के देख लीजिए। जैसे y की जगह कितना रखा आपने at², ठीक है। अच्छा a की वैल्यू पहले देखना पड़ेगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू होगी y², y इज इक्वल्स टू 4ac, x² इज इक्वल टू 4ay, उल्टा करना पड़ेगा सॉरी। तो इसको सबसे पहले मैंने लिखा x² इज इक्वल्स टू 1/8y, यानी x² इज इक्वल्स टू 4 करना है तो 4 इंटू 1/8 करना है, तो ये बन जाएगा 32y। शायद मैंने सही किया है, हाँ। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 1/32। तो पॉइंट अपना कितना आ गया, पॉइंट आ गया है 2t/32, t²/32। थोड़ा और सॉल्व किया तो ये बन गया t/16, t²/32। ये पॉइंट अपना बन गया। अच्छा इसको चेक कर लीजिए, शायद मैंने फॉर्मूले में कहीं गलती तो नहीं करी है, ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब आप जैसे कि होता है x² इज इक्वल्स टू 4ay, तो x² इज इक्वल टू 4ay में आप x की जगह रखते हो 2at, तो ये बन जाएगा 4a² t², और 4a इंटू वाई की जगह रखते हो at², तो ये भी 4a² t² हो जाएगा। मतलब सही लगाया है। अगर ये कन्फ्यूजन होता है कि फॉर्मूला आपका सही है क्या, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट हमको चाहिए था जो कि मैंने ढूंढ लिया, वो पॉइंट होगा t/16, t/32। तो बस अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अब हम जानते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये जो लाइन आएगी वो लाइन फिर इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो इसकी स्लोप बताइए, जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, गिवन की स्लोप आपके पास मिल गई है y इज इक्वल्स टू 1/5। तो इसकी स्लोप कितनी है 1/5, तो इसकी स्लोप भी कितनी होनी चाहिए 1/5 होनी चाहिए। तो या तो फॉर्मूला अगर आप जानते हो टेंजेंट वाला याद होगा, x इज इक्वल्स टू ty वाला, वो फॉर्मूला आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन का तरीका आप जानते हो। तो डिफरेंशिएशन का तरीका क्या होगा, y डैश इज इक्वल्स टू 16x, और कहाँ पे बात करनी है अपन को, बात करनी है t/16, t²/32 पर। तो यहां से आप देख सकते हो स्लोप कितनी आ जाएगी, y डैश का मतलब स्लोप ही होता है, टेंजेंट की स्लोप ही तो होता है। तो m की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 16 इंटू, ठीक है, यहां से कितना t/16 कट गया, तो आंसर आ गया है t। m का वैल्यू कितना आ गया है t आ गया है। तो शायद आपको समझ में आया होगा यहां तक। तो x का वैल्यू यहां पे पुट किया तो t का वैल्यू m आ गया। m आपको पहले से ही दे रखा है 1/5, तो t का वैल्यू कितना आ गया है 1/5। तो अगर आप t की वैल्यू 1/5 यहाँ पे पुट करते हो तो आपका आंसर आ गया 1/5 किया तो 80, 1/25 किया। अब 25 इंटू 32 आपको करके देखना पड़ेगा, 25 इंटू 32 आपने किया, 800, तो 1/ कितना आ जाएगा 800। तो ये आपको पॉइंट मिल गया। तो ये वो वाला पॉइंट है, ये वाला। अब आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस। अच्छा पॉइंट पूछा होता तो पॉइंट बता देते, अब हमको पूछा है कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस के लिए तो टेंशन लेनी नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस, ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c मोड अपॉन √a² प्लस b²। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। d इज इक्वल्स टू आ गया a कितना दे रखा था 1, x1 है 1/80 प्लस b कितना दे रखा है -5 इंटू, ठीक है, y1 कितना दे रखा है 1/800, तो ये माइनस आ जाएगा 1/800, और प्लस c यानी -10 मोड डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², तो a² 1 प्लस b² 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक एग्जांपल और अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे इसी तरीके का कोई क्वेश्चन है, आपसे बोला गया लेट ऑन अ कर्व y² इज इक्वल्स टू 4x
2 points A 1, -2 and B 4, 4 are taken, and a point C is taken on this curve, point C on this curve on LHS of AB. Then find maximum area of ABC. Then find maximum area of ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे बोला गया है कि एक कर्व है y² = 4x, तो ये हमने ले लिया है y² = 4x। इसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्लियरली आप देख सकते हो, A 1, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और एक B पॉइंट है 4, 4 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इन दोनों को ऐसे मिला के हमने क्या बना दिया है, एक लाइन AB बना दी। इसने बोला है कि AB के LHS साइड लेफ्ट साइड में एक पॉइंट आपको C रखना है। कहाँ रखना है हमको नहीं पता है, ये C पॉइंट आपको रखना है। और ये C पॉइंट अगर आप कहीं पर भी लेते हो और C पॉइंट से ट्राइंगल ABC बनाते हो तो उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर आप C को ऐसे जोड़ते हो B और A से, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस ट्राइंगल का अगर एरिया की आप बात करो, ठीक है, तो एरिया की बात करो तो आप क्या बोलोगे सर, हाफ इंटू, वैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप देख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ज्योमेट्री से हो सकता है तो हम ज्योमेट्री से ही करेंगे। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट आप कहीं पर भी ले जाइए, इस पॉइंट को आप कहीं पर भी ले जाइए, बेस हमेशा ए बी ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस हमेशा ए बी रहेगा, मतलब ए और बी तो फिक्स है, बेस तो फिक्स है। अगर एरिया इस ट्राइंगल का चेंज होगा तो ओनली सी की वजह से चेंज होगा, क्योंकि सी अगर यहां है तो हाइट ये रहेगी, अगर सी यहां है तो हाइट ये रहेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सी हम कहां पे लें जिससे कि इसकी हाइट मैक्सिमम रहे। हाइट मैक्सिमम रहेगा तो एरिया भी मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अब आपने क्या देखा, अगर आप सी यहां पे लेते हो, ठीक है, तो यहां पे अगर टेंजेंट बनाते हो तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनेगी, और अगर आप एक ऐसी टेंजेंट बनाते हो जो इस लाइन के पैरेलल हो, एकदम इस लाइन के पैरेलल हो, और कुछ इस तरीके से अगर आप टेंजेंट बनाओ तो वो टेंजेंट यहां पे टच करेगी। अगर आप इसको सी लेते हो, अगर आप इसको सी लेते हो तो अब आपका नया ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, अभी नया ट्राइंगल आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यही ट्राइंगल आपका सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल होगा। क्यों होगा सबसे बड़ा ट्राइंगल, ये आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से थोड़ा सा भी पास जाते हो, ये सबसे दूर आ गए हो आप, इससे थोड़ा सा भी पास जाते हो तो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर जाएगी। लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट कर जाएगी, इस तरीके से कट कर जाए, सॉरी, लाइन इस कर्व को कट कर जाएगी। अगर लाइन इस कर्व को कट कर गई है तो ये डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, तो आप देख सकते हो जो एरिया है वो और भी कम आता रहेगा। तो बस हमको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट ये ए बी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं m कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो m आएगा y2 माइनस y1 यानी 4 + 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी 4 - 1। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2। ठीक है, शायद सही किया मैंने, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। तो m की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हमको अज्यूम करना था सबसे पहले, तो जो कि हमने अज्यूम किया y² = 4x है। तो इस पे पॉइंट होता है कोई भी at², 2at। जैसा कि आप देख सकते हो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो पॉइंट अपना कितना हो जाएगा t², 2t। तो t² 2t पर यहाँ से आपने किया टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश, तो ये बन गया 2y = 4 ओनली। तो y' आ जाएगा 2/y। कहाँ पे बात करनी है, ये t² 2t पर बात करनी है। तो ये जो m है स्लोप वो बन जाएगी
2 डिवाइडेड बाई 2t। 2 से 2 कैंसिल हो गया। m आपको पहले से पता है, m यहाँ पे कितना आ चुका है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 1/t, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू 1/2। तो t का वैल्यू कितना आ चुका है 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पॉइंट आपको कौन सा मिल जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा c, जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये c पॉइंट कौन सा हो जाएगा 1/2, यहाँ पे रखा तो आ गया 1/4 और कॉमा यहाँ पे 1/2 रखा तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पॉइंट 1/4, 1। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करना आपको आता होगा 1/2, 4, 4, 1/4, 1 - 2, 4, 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा तो हमने बता रखा है, तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ही बस आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगी। तो अगर बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर दूँ तो आप ध्यान रखना और वापस से सॉल्व करके सही करना। एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 5 होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इस y की मिनिमम वैल्यू बताइए, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर यहाँ पे x1 माइनस x2 दे रखा है, यहाँ पे कुछ और दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालें। इसमें अगर एक वेरिएबल होता, ओनली x1 वेरिएबल होता, तो भी आप क्या बोलते कि सर डिफरेंशिएट करके हम उसको मिनिमम मैक्सिमम कर देते। अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंशिएट x1 के रिस्पेक्ट में करें कि x2 के रिस्पेक्ट में करें। यहाँ पे वेरिएबल है कौन, ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक तरीके से ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट के अंदर किसी एक चीज का स्क्वायर प्लस किसी दूसरी चीज का स्क्वायर ऐसे आए तो आपको क्या याद आएगा। तो आप बोलोगे सर हमको फॉर्मूला याद आएगा डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला सर कुछ इस तरीके से ही होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ही होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से ये तो मुझे समझ में आ गया, बट ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया है। तो नहीं आया तो हम थोड़ा सा इसको इसी तरीके से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो हमने इसको लिखा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 3x2 माइनस 5 होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अभी आप देखो ध्यान से, इसको मैंने x1 स्क्वायर को अलग कर दिया और ये दूसरी चीज को मैंने अलग कर दी, और एक बार के लिए इसको मैंने नाम दिया y1, इसको मैंने नाम दिया y2। तो आप क्या देखोगे, फॉर्मूला क्या है, y1 मतलब y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये अब डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया है। अच्छा, डिस्टेंस किसके बीच में, ये भी आप ध्यान से देखिए। डिस्टेंस किसके बीच में है, x1 माइनस x2 आपको पता है, y1 माइनस y2 भी आपको पता है। तो अगर मैं y1 की बात करूं तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक मैं ये लेता हूं, और दूसरा y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 ये लेता हूं। तो अगर मैं पॉइंट x1 कोमा y1 की बात करूं, सॉरी पॉइंट x1 और पॉइंट x2 की बात करूं, तो अगर पॉइंट x1 इसके ऊपर है तो आप जानते हैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे आ जाएगा, x1 कोमा x1 स्क्वायर, y1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x1 स्क्वायर। और अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट x2 लेता हूँ x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएगा 3x2 माइनस 5। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर इसमें आप फॉर्मूला लगाते हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि सर ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, इसके ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेना है, इसके ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेना है। तो इधर से थोड़ा डायग्राम बना के आपको मैं समझाता हूं कि ये मान लीजिए एक कर्व है और ये मान लीजिए दूसरा कर्व है। इसके ऊपर मैंने कोई भी पॉइंट एक लिया, कहीं पर भी मान लीजिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने लिया P x1 और y1 की जगह x1 स्क्वायर, और इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट लिया Q जो कि है x2 3x2 माइनस 5 जो कि y2 है, x2 y2।
आपसे पूछा गया है इन दोनों को मिलाने से जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस का मिनिमम पार्ट बताइए। तो डेफिनेटली फिर से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कर्व और दूसरे कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर है? तो थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ था, बस बात वही आपसे पूछी है। तो अब ये कैसे करते हैं ये आप जानते हैं, कैसे करना होता है ये आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आपने कोई भी पॉइंट यहाँ पे अज्यूम किया, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना आपके बाएं हाथ का खेल है, इसमें कुछ है ही नहीं है। कोई भी पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो, अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर ऐसे अज्यूम कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोई भी पॉइंट आपने अज्यूम किया। चलिए मान लीजिए इस तरीके से x कोमा x1 कोमा x1 स्क्वायर ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर t कोमा टी स्क्वायर, और ज़्यादा आपको करना है तो चलिए कोई बात नहीं है, t कोमा टी स्क्वायर मैंने अज्यूम कर लिया। अब मुझे क्या देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट आए उस टेंजेंट की स्लोप इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। तो इस लाइन की स्लोप तो मुझे पता है, ये तो m इज इक्वल्स टू कितना है 3, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो y इज इक्वल्स टू आ गया 2x। कहाँ पे बात करनी है अपन को, t कोमा टी स्क्वायर पे बात करनी है। तो यहाँ से y डैश एट t कोमा टी स्क्वायर ये कितना आ चुकी है, ये कितना आ गया है 2t आ गया है, जो कि होगा m, जो कि हो गया है 2t। तो टेंजेंट की स्लोप m है और उसकी वैल्यू 2t हो चुकी है। अब उस m को हम 3 कर देंगे तो 3 इज इक्वल्स टू 2t, यानी t का वैल्यू आ जाएगा 3/2। समझ में आ गया होगा आपको, फिर से बताने की ज़रूरत है तो एक बार फिर वीडियो आप रिवाइंड करके देखिए, नहीं बताने की ज़रूरत है तो आगे आप कर सकते हैं। t का वैल्यू आ गया 3/2। तो ये पॉइंट आपको क्या मिल चुका है, ये जो पॉइंट p की बात मैंने करी थी यहाँ पे, ये पॉइंट p अब आपको मिल चुका है सर 3/2 कोमा टी स्क्वायर यानी 9/4। और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन तो आपको पहले से ही दे रखी है, स्ट्रेट लाइन आपको दूसरी पहले से ही दे रखी है, और वो क्या है 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। पहले से दे रखी है 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस d बराबर आ जाएगी, और यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। आप जानते हैं ये आ जाएगा 3 इंटू 3/2 माइनस 9/4 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 1। इस d को जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि y का मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा कि आपको यूज़ करना है डिस्टेंस बिटवीन कर्व, आपको समझना पड़ेगा कि इनके बीच में डिस्टेंस ही आपको कैलकुलेट करनी है और उसी को मिनिमम करना है। तो चलिए यहाँ पर ये अपन ख़त्म करते हैं डिस्टेंस वाला। अभी अपन बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की। ठीक है, छोटा सा, ठीक है, एडवांस में ये टॉपिक नहीं है, मेंस के लिए ही है अप्रोक्सीमेशन, और बोर्ड में भी आपके है अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा रफली आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है कि मान लीजिए एक कर्व आपको दिया हुआ था, ये मान लीजिए कोई कर्व है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए x1, y1, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर है x1, y1। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये ऐसे यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये टेंजेंट के बारे में तो हर कोई बता सकता है, टेंजेंट का स्लोप कोई भी निकाल सकता है। तो अगर ये y इज इक्वल्स टू fx कर्व है, तो आप पहली बात क्या बोल सकते हो कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगा f डैश x, ठीक है, या y डैश हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx, जिसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट m बोलते हैं, कहाँ पर x1, y1। तो ये तो कोई भी निकाल देगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं अपन dy/dx। तो स्लोप तो आ गई है dy/dx। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया कि सर अगर इस x में मैं डेल्टा x चेंज कर दूं, अगर x में मैंने बढ़ा दिया डेल्टा x, तो नया पॉइंट अब क्या मिलेगा आपको, ये वाला नया पॉइंट मिलेगा, और इस नए पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, अच्छा वेरिएबल कम करने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, x1, fx1 ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे
ये लंबाई को आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि सर इसको एक बार के लिए हम डेल्टा वाई बोल देते हैं। तो आप क्या इसको पढ़ोगे कैसे कि सर अगर x में मैंने डेल्टा x से चेंज किया है तो y में कितना चेंज आ गया है, डेल्टा y आ गया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, अगर मैं x में डेल्टा x चेंज करता हूं तो बताइए y में कितना चेंज आएगा। तो मतलब आपको क्या निकालना है, डेल्टा y। या फिर क्वेश्चन आएगा अगर x को मैंने 1% से बढ़ा दिया तो y कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। तो मतलब फिर से आपसे क्या पूछा गया है, y में चेंज निकाल के ऐड या माइनस करना होगा टोटल में। ठीक है, चलिए अब कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्या बोलोगे, यहां से आप क्या बोल सकते हो, सर टेन थीटा का वैल्यू तो होगा dy बाई डी एक्स। टेन थीटा का वैल्यू तो dy बाई डी एक्स होगा क्योंकि ये तो टेंजेंट की स्लोप है। आगे एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाएगी तो टेन थीटा का वैल्यू तो dy बाई डी एक्स होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये कितना है, डेल्टा एक्स। इसका बेस तो कितना है, डेल्टा एक्स। अब अगर अप्रोक्सीमेशन की मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एकदम पास में ले आना। तो इस पॉइंट को अगर आप ज्यादा पास में लाओगे तो धीरे धीरे ये जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लगभग इसी लंबाई को भी क्या मान लेंगे, डेल्टा वाई अज्यूम कर लेंगे। मतलब अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि लगभग अज्यूम कर लिया। वैसे ये लंबाई जो है वो डेल्टा वाई से कम आएगी। आप देख सकते हो इस वाले ग्राफ के लिए ये वैल्यू डेल्टा वाई से कम है। अगर डिक्रीजिंग ग्राफ होता तो ये वैल्यू डेल्टा वाई से थोड़ी ज़्यादा आती, वो भी आप देख सकते थे। बट अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं इसीलिए हमने क्या बोला, चलिए मान लेते हैं ये चीज़ कितनी है, डेल्टा वाई। तो यहां से आप ऐसा भी बोल सकते हो सर टेन थीटा का वैल्यू डायग्राम से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। तो यहां से डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, शॉर्ट में यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, लॉजिक तो ये है, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं जो कि बिना लॉजिक का है। आप ऐसा करिए, सर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं मतलब बहुत पास में जा रहे हैं, तो अगर डेल्टा को बहुत छोटा कर देते हैं तो ये डी बन जाता है, और डेल्टा को छोटा कर देते हैं तो ये बन जाता है डी। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे याद रख सकते हो, बट ये सही मेथड नहीं है, सही मेथड ये वाला होता है। ठीक है, तो यहां से डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आ गई बात, कैसे क्वेश्चन करना होता है, किस तरीके से हमको काम करना होगा, ये अभी आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो किसी ने आपसे पूछा, बताइए फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ अंडर रूट 26। आपसे पूछा गया अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बताइए अंडर रूट 26 की। ठीक है, क्या 20.01 जो भी है, 25.01 जितना करीब हो सकता है उतना हम कर लेंगे। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, यहां से हमेशा ध्यान से अपन को देखना है कि भाई 25 का वैल्यू हमको आता है, 25 का आंसर हमको आता है, हमको 26 का नहीं आता है, तो अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से 26 का हमको निकालना है। अब जो 26 जो है वो 25 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर x को अगर मैं 25 लेता हूँ तो डेल्टा x मेरा हो गया है 1। मैंने ऑब्जर्वेशन से ये देख लिया। अगर यहाँ पे 25 होता तो हम आराम से सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि 26 है। तो 25 से कितना ज़्यादा है, 26 1, तो इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू 1 है और x को मान लेते हैं 25। अब कर्व अपना क्या हो गया, कर्व हो गया y इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स करना है अपन को, अब रूट एक्स का वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, असली में अपन को रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बट हमने कर्व एक बार के लिए मान लिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला अपना क्या होता है, हमको डेल्टा y अगर बताना है हमको तो ये देखना पड़ेगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा कि भी अंडर रूट 25 का तो आंसर 5 होता है, 5 आता है, और प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा और आएगा। तो x में मैंने कितना चेंज किया है, x में मैंने चेंज किया है डेल्टा x, तो फिर आंसर में y में क्या आ जाएगा, डेल्टा y चेंज आ जाएगा। तो अभी मुझे बस इतना पता करना है कि ये डेल्टा y कितना है। तो आप देख सकते हो x अगर 25 है तो y 5 आ जाएगा।
अब ये डेल्टा एक्स 1 है तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, उससे हम बता पाएंगे कि वाई में कितना जोड़ना है, मतलब 5 में कितना जोड़ना है। तो 5 पॉइंट समथिंग वो कितना आएगा ये हमको देखना है। तो यहां से डेल्टा वाई हमको निकालना है। तो डेल्टा वाई होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स भी कहां पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू x1 पर, वो जो पॉइंट हम बात कर रहे थे वहां पर। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1/2√x, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कहां पे बात करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की हमको बात करनी है x इज इक्वल टू 25 पर। तो x इज इक्वल टू 25 यानी 1/2√25 यानी आ गया 1/10। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कितना, 0.1 बोल सकता हूं, कर सकते हैं ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से डेल्टा वाई अपना मिल गया है 0.1। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो 25 का आंसर कितना आता था 5, और प्लस उसमें कितना कर देना है डेल्टा वाई, तो 0.1 उसमें ऐड कर दिया, आंसर आ गया 5.1। तो इसका मतलब √26 कितना आ चुका है, 5.1 आ चुका है, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और करते हैं, आपको और समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल है, आपसे पूछा गया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए 123 होल पावर 1/3 की। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, यहां से आप समझ गए होंगे कि अगर x को मैं 121 लेता हूं तो y डेल्टा x मेरा कितना हो जाएगा, प्लस में 2। तो असली में आपसे ये क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3, ये आपसे पूछा गया है 123 होल पावर 1/3। अगर अकेला x होता तो 121 होता, और 121 का अगर हम बात करें क्यूब रूट अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 121 के बारे में आप देख सकते हो, सॉरी 121 क्यूब रूट निकालना है, गलत, 125, और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, मैंने गलत कर दिया, 121 तो 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, बट अपन को क्यूब रूट देखना है तो 125 हमको करना पड़ेगा ताकि ये 5 का क्यूब बन जाए। तो ये 123 आ जाएगा। तो यहां पे अब की बार कितना लगाना पड़ेगा, माइनस, कि 125 माइनस 2 करके और उसका क्यूब रूट अपन को करना है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक होता है, इसमें बस लॉजिक आपको लगाना है। तो कर्व आपने एज्यूम कर लिया y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया है 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 यानी 1/3 एक्स की पावर 2/3। ठीक है, तो ये आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। हमको डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे चाहिए, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए एट एक्स इज इक्वल्स टू 125 पर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू 125 की पावर 2/3। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 125 का पहले क्यूब रूट करेंगे तो वो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1/75। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, 1/75 ये वैल्यू आ गई है डी वाई बाई डी एक्स की एट एक्स इज इक्वल्स टू 125। क्लियर है। चलिए, तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला अपन को याद है, डेल्टा वाई होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1/75 इंटू डेल्टा एक्स पहले से पता है 2 है, तो आंसर आ गया 2/75। तो यहां से अब कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 123 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 5 किसकी वजह से आया है, 125 के क्यूब रूट की वजह से, और माइनस में कितना आ जाएगा डेल्टा वाई। तो 5 माइनस डेल्टा वाई आ गया 2/75। तो ये आपका आंसर रहेगा 123 के होल पावर 1/3 का। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड द अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्स वैल्यू
change in the volume V of a cube of side x meter causing by increasing the side by 2%। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आपसे बोला गया है कि अगर एक क्यूब का वॉल्यूम जो कि V है और उस क्यूब की साइड है x, अगर उसकी साइड में 2% से इंक्रीज कर दें तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ जाएगा, ये आपको बताना है। वॉल्यूम में चेंज बताना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो नहीं बताना है, वॉल्यूम में चेंज बताना है, मतलब ओनली आपको क्या बताना है, डेल्टा वाई। क्लियर है? तो इसको आपको सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सही से सॉल्व कर पाता है। इसी के साथ अपना ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वाला चैप्टर खत्म होता है और अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको शीट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी होगी। और अगर आपने जितनी भी शीट मैंने दी है वो सारी सॉल्व कर ली होगी तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? थैंक यू।